गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। और बच्चों इस पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में अपन जलारंभी अनुक्रमण जो कि जलीय क्षेत्रों से प्रारंभ होता है उसका बच्चों अध्ययन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे बच्चों नेक्स्ट सेकंड लिथोसियर शैल क्रमक। देखो बच्चों, लिथोशियर का मतलब क्या होता है? शैल क्रमक। मतलब क्या है लिथोशियर का? चट्टानी क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण। चट्टानी क्षेत्रों से जो अनुक्रमण प्रारंभ होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? लिथोसियर या शैल क्रमक। अब बच्चों इस लिथोसियर में या चट्टानी क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाले अनुक्रमण में निम्नलिखित क्रमकी अवस्थाएं प्रेजेंट होती है। जैसे अपन ने जलारंभी में भी पढ़ी थी ना, खूब सारी अवस्थाएं। पादप्लवक अवस्था है, निमग्न पादप, मुक्त प्लावी, नरकुल अनूपचरण, कच्छ स्वादल, वो सब अवस्थाएं पढ़ी थी। वैसे ही बच्चों लिथोसियर या शैल क्रमक प्रकार के अनुक्रमण में भी क्रमकी अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी अच्छी तरह से ध्यान देंगे। नंबर 1, परपटी में लाइकेन अवस्था। परपटी में लाइकेन अवस्था। अब नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, परपटी में इन लाइकेन का थैलस पतला चपटा परतनुमा होता है। इन लाइकेन का थैलस कैसा होता है? पतला चपटा परतनुमा होता है। और बच्चों ये जो लाइकेन है, परपटी में लाइकेन, ये परपटी में लाइकेन लिथोशियर या शैल क्रमक में क्या होते हैं? पुरोगामी या पायोनियर समुदाय। क्या होते हैं बच्चों? पुरोगामी या पायोनियर समुदाय होते हैं परपटी में लाइकेन। क्या काम होता है? ये परपटी में लाइकेन जो होते हैं ये कार्बनिक अम्ल स्त्रावित करते हैं। क्या स्त्रावित करते हैं बच्चों? कार्बनिक अम्ल स्त्रावित करते हैं। और इन कार्बनिक अम्लों की वजह से धीरे धीरे चट्टानों का क्या होता है बच्चों? क्षरण होता है। धीरे धीरे चट्टानों का डिके होता है, जिसकी वजह से सोइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण होता है और बाकी प्रकार की वनस्पतियां ग्रो कर पाती। तो हमेशा ध्यान रखना, जो जलारंभी प्रकार का अनुक्रमण होता है उसमें तो बच्चों जो पुरोगामी अवस्था होती है, पायोनियर जो होते हैं वो पादप प्लवक होते हैं। और अगर अपन से बात की जाए परपटी में लाइकेन लिथोसियर या शैल क्रमक की, तो इसमें बच्चों पुरोगामी या पायोनियर जो होते हैं वो परपटी में लाइकेन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट दूसरी अवस्था है, इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें परपटी में लाइकेन का, इसका एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं बच्चों राइजोकार्पन। ये परपटी में लाइकेन का उदाहरण हो जाएगा। दूसरी अवस्था है बच्चों पर्णिल लाइकेन। दूसरी अवस्था कौन सी है बच्चों? पर्णिल लाइकेन। अब पर्णिल लाइकेन का अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा
डर्मेटोकार्पन। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? डर्मेटोकार्पन। तो परपटी में लाइकेन के बाद दूसरी अवस्था कौन सी आएगी? पर्णिल लाइकेन। नेक्स्ट नंबर 3, मोस अवस्था। लाइकेन के साथ साथ बच्चों, लाइकेन के साथ साथ चट्टानों पर सबसे पहले ग्रो करने वाली वनस्पति कौन सी है? मोस। और ये मोस बच्चों पारिस्थितिकी अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम क्लियर? मोस अवस्था के बाद में बच्चों जो चौथी अवस्था होगी वो होगी शाक अवस्था। शाक अवस्था, इसके अंदर शाकीय पादप ग्रो कर जाएंगे, जैसे कि ग्रासेज। इसके बाद में बच्चों क्षूप या गुल्म अवस्था, झाड़ीनुमा पादप ग्रो कर जाएंगे, जैसे कि जिजीफस, बेर। और इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट विकसित होगा चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और चरम समुदाय में क्या होंगे बच्चों? ट्री या वृक्ष। तो इन सभी क्रमकी समुदायों से कौन कौन सी अवस्था? परपटी में लाइकेन अवस्था, पर्णिल लाइकेन अवस्था, उसके बाद मोस अवस्था, उसके बाद में शाक अवस्था, उसके बाद में क्षूप और अंत में चरम समुदाय। तो इन अवस्थाओं की वजह से एक जो निर्जन वीरान चट्टानी क्षेत्र था वो बच्चे हरे भरे जंगल के अंदर तब्दील हो जाता है। चरम समुदाय जो होता है वो चरम समुदाय क्या होंगे? वृक्ष। अब याद करो, जलारंभी आपने जो अनुक्रमण पढ़ा था, जो कि जलीय क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था, वो भी जाकर कहां समाप्त हुआ था? चरम समुदाय क्या थे? वृक्ष। और बच्चों यहां पर जो ये लिथोसियर है, शैल क्रमक है, शैलारंभी प्रकार का अनुक्रमण है, यहां पर भी चरम समुदाय क्या है? वृक्ष। तो एक कंक्लूजन अपन क्या बता सकते हैं? कंक्लूजन ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अनुक्रमण चाहे जलीय क्षेत्रों से प्रारंभ हो और शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ हो। अनुक्रमण चाहे जलीय क्षेत्रों से प्रारंभ हो या शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ हो, कैसी परिस्थितियों की ओर बढ़ता है? समोदभिद या मीजिक कंडीशन की ओर बढ़ता है। समोदभिद से आपको मतलब क्या लगाना है? ना पानी ज्यादा और ना ही पानी कम। मध्यम जल वाली जो परिस्थितियों युक्त आवास होता है या मध्यम जल परिस्थितियों में रहने वाले समुदाय की ओर अग्रसर होता है। चाहे से अनुक्रमण शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ हो जाए, चाहे से अनुक्रमण जलीय क्षेत्रों से प्रारंभ हो जाए, अल्टीमेटली बच्चों मीजिक समुदाय या समोद्भिद समुदाय ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रकार के अनुक्रमण का जो उदाहरण अपनी बुक में दिया है, लिथोशियर या शैल क्रमक, ये कंप्लीट होता है। अब देखो बच्चों, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान समुदाय में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उनको मैं आपको समझाता हूं। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ध्यान देंगे, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण
के दौरान, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान समुदाय के अभिलक्षणों, कैरेक्टर्स में निम्न परिवर्तन आते हैं। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान समुदाय के अभिलक्षणों में निम्न परिवर्तन आते हैं। जैसे अगर अपन देखें समुदाय संरचना, पहले तो अपन बात करते हैं संरचना, और ये चीज अगर देखी जाए किस किस में, क्रमकीय अवस्था में और उसके बाद चरम अवस्था में। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्रमकीय अवस्था और चरम अवस्था में क्या परिवर्तन आएंगे समुदाय के संरचना में, किसके दौरान, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान। जैसे पहली विशेषता अगर मैं आपको बताऊं, व्यष्टि का आकार। व्यष्टि जीव आप समझ जाओगे बच्चों, एकल जीव। अगर व्यष्टि के आकार की अपन बात करें तो क्रमकीय अवस्था में व्यष्टि का आकार कैसा होगा, छोटा होगा, और चरम अवस्था में व्यष्टि का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। अच्छी तरह ध्यान देना, जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चों व्यष्टि का आकार भी बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2, पारिस्थितिकीय निकेत। पारिस्थितिकीय निकेत, निकेत वाली संकल्पना मैंने आपको पहले ही समझा थी। निकेत क्या होता है ये अपन ने पढ़ रखा है। अब अगर निकेत की अपन बात करें तो क्रमकीय अवस्था में बच्चों पारिस्थितिकीय निकेत क्या होते हैं, कम होते हैं, और चरम अवस्था की अगर बात की जाएगी तो पारिस्थितिकीय निकेतों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट नंबर 3, समुदाय संगठन। अगर अपन देखें कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय का संगठन, तो बच्चों समुदाय का जो संगठन होता है वो क्रमकीय अवस्था में तो क्या होगा, सरल होगा, और चरम अवस्था में समुदाय का जो संगठन होता है वो बच्चों कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है। अगर अपन बात करें समुदाय विविधता, समुदाय विविधता, कम्युनिटी में डाइवर्सिटी, तो बच्चों समुदाय विविधता होती है वो क्रमकीय अवस्था में तो कम पाई जाती है, और चरम अवस्था में समुदाय में विविधता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बच्चों पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान अगर अपन बात करें समुदाय के अभिलक्षणों में परिवर्तन की, तो सबसे पहली चीज तो अपन ये मान सकते हैं कि साहब समुदाय की संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए। तो व्यष्टि जीव का आकार क्रमकीय अवस्था में छोटा होता है, चरम अवस्था में व्यष्टि जीव का आकार बड़ा हो जाता है। पारिस्थितिकीय निकेतों की संख्या क्रमकीय अवस्था में कम होती है, चरम अवस्था में ज्यादा हो जाती है। समुदाय का संगठन क्रमकीय अवस्था में सरल होता है, चरम अवस्था में जटिल हो जाता है। और समुदाय की विविधता वो बच्चों क्रमकीय अवस्था में कम होती है और चरम अवस्था में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये तो चलो बात हो गई किसकी, समुदाय की संरचना की। अब अपन बात करते हैं समुदाय के कार्य, कार्यों में क्या क्या बदलाव आता है। अब तक तो अपन ने संरचना की बात करी थी, अब अपन बात करेंगे बच्चों समुदाय के कार्य। इन कार्यों में अनुक्रमण के दौरान उनके लक्षणों में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो नंबर 1, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल। अब अगर अपन खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल की बात करें तो बच्चों क्रमकीय अवस्था में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कैसे होते हैं, सरल होते हैं,
और चरम अवस्था में अगर देखे जाएं तो खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल कैसे होंगे, जटिल होंगे। नेक्स्ट, सेकंड अगर लक्षण देखें समुदाय के कार्य के संबंध में, तो बच्चों दक्षता व ऊर्जा उपयोग, एफिशिएंसी और एनर्जी का जो यूज होता है वो क्रमकीय अवस्था में बच्चों कम होता है और चरम अवस्था में वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें विषमपोषी, जो हर्बीवोर्स हैं विषमपोषी, उनकी संख्या की अगर अपन बच्चों बात करें तो क्रमकीय अवस्था में विषमपोषियों की संख्या क्या होती है, कम होती है और चरम अवस्था में विषमपोषियों की संख्या अधिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला कार्य अपन देखें स्पर्धा व परभक्षण। स्पर्धा व परभक्षण, स्पर्धा और परभक्षण जैसी पारस्परिक क्रियाओं की अपन बात करते हैं तो क्रमकीय अवस्थाओं में बच्चों ये पारस्परिक क्रियाएं कम पाई जाती है और चरम अवस्था में ये पारस्परिक क्रिया ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला लक्षण अगर अपन देखें पोषक संरक्षण। पोषक संरक्षण, पोषकों के संरक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो क्रमकीय अवस्था में पोषक संरक्षण कम देखने को मिलता है और चरम अवस्था में पोषक संरक्षण अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगले गुण की अपन बात करें निकेत विशिष्टता। निकेत विशिष्टता, निके स्पेशलाइजेशन। तो ध्यान रखना बच्चा, पारिस्थितिकीय निकेत की संख्या की भी अगर बात करेंगे तो क्रमकीय अवस्था में कम होंगे, चरम अवस्था में अधिक होंगे। अगर हम निकेत के विशिष्टीकरण की भी बात करते हैं तो क्रमकीय अवस्था में निकेत विशिष्टीकरण कम देखने को मिलता है और चरम अवस्था में निकेत विशिष्टीकरण अधिक देखने को मिलता है। ठीक है। और लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध समुदाय उत्पादन, नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन। शुद्ध समुदाय उत्पादन। तो बच्चों शुद्ध समुदाय, अब याद करो नेट, नेट से मतलब अपने को क्या लगाना है, कुछ भी प्रोडक्शन हुआ यूज आने के बाद में कितना बचा। नेट से तो मतलब ये लगाना है यूज आने के बाद में कितना बचा। तो बच्चों जो शुद्ध समुदाय उत्पादन होता है वो क्रमकीय अवस्था में कैसा होगा, अधिक होगा। और जैसे जैसे चरम समुदाय विकसित होगा शुद्ध समुदाय उत्पादन क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा प्रकार के जीव होंगे, जितने ज्यादा विकसित जीव होंगे, ऊर्जा को काम में लेने की, भोज्य पदार्थों को काम में लेने की क्षमता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन अनुक्रमण के दौरान घटता चला जाएगा और चरम अवस्था में नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये बच्चों बात किस चीज की हो गई कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान समुदाय के अभिलक्षणों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, चाहे वो समुदाय की संरचना की बात हो जाए, चाहे वो समुदाय के कार्यों की बात हो जाए। ठीक है, सब चीजें आपको क्रम की अवस्था और चरम अवस्था की बात करें, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, क्रम की अवस्था में कम, चरम अवस्था में अधिक, क्रम की अवस्था में सरल, चरम अवस्था में जटिल। एक चीज है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, वो है बच्चों शुद्ध समुदाय उत्पादन। शुद्ध समुदाय उत्पादन जो होता है क्रम की अवस्था में अधिक होता है और चरम अवस्था में कम होता है। अब अनुक्रमण किस प्रकार के क्षेत्र से प्रारंभ हो रहा है, अनुक्रमण किस प्रकार के क्षेत्र से प्रारंभ हो रहा है, उनको अगर अपन ध्यान में रखें तो बच्चों अनुक्रमण कई प्रकार का होता है। उसके लिए विशिष्ट टर्मिनोलॉजी है, वो कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं बच्चों।
देखो नंबर 1, पहली टर्म है बच्चों लिथोसियर। अच्छी तरह से ध्यान रखना, पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं। लिथोसियर का मतलब होता है चट्टानी क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण। चट्टानी क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है वो बच्चों क्या कहलाता है? लिथोसियर कहलाता है। सेकंड, हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर जो होता है वो हाइड्रोसियर बच्चों स्वच्छ जलीय क्षेत्रों से, स्वच्छ जलीय क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? हाइड्रोसियर कहा जाता है। नंबर 3, हेलोसियर। हेलोसियर जो है ये बच्चों लवणीय जल क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण। लवण जलीय क्षेत्रों से जो अनुक्रमण प्रारंभ होता है उसको बच्चों क्या कहते हैं? हेलोसियर। नेक्स्ट, ऑक्जेलोसियर। अम्लीय जल क्षेत्र से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? ऑक्जेलोसियर। नेक्स्ट, जीरोसियर। जीरोसियर शुष्क क्षेत्रों से या मरुस्थलीय क्षेत्रों से जो अनुक्रमण प्रारंभ होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? जीरोसियर। नेक्स्ट, सेमोसियर। अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बालू रेत से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? सेमोसियर। नेक्स्ट, मीजोसियर। नमी युक्त क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है वो बच्चों क्या कहलाता है? मीजोसियर। और लास्ट है बच्चों सेल्यूला। मृत अपघटित पदार्थों से या उस क्षेत्र से संबंधित जो अनुक्रमण प्रारंभ होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? सेल्यूला। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको आप अच्छी तरह से याद कर लोगे। लिथोसियर चट्टानी क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला, हाइड्रोसियर जलीय क्षेत्रों से प्रारंभ होने वाला, ऑक्जेलोसियर अम्लीय जल क्षेत्र से प्रारंभ होने वाला, हेलोसियर लवणीय जल क्षेत्र से प्रारंभ होने वाला, जीरोसियर शुष्क क्षेत्रों से, सेमोसियर बालू रेत से, मीजोसियर नमी युक्त क्षेत्रों से और सेल्यूला ये मृत अपघटित पदार्थों से प्रारंभ होता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण वाला महत्वपूर्ण बिंदु आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम में, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक अपनी बुक में दिया हुआ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल, उनकी बात अपन अब कर लेते हैं। देखो बच्चों, न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्र, या इसका दूसरा नाम भी अपन कह सकते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल।
जैव भू रासायनिक चक्र। दोनों में से कोई सा भी नाम आपसे ले दिया जाए, चाहे न्यूट्रिएंट साइकिल कह दे, चाहे बायोजियोकेमिकल साइकिल कह दे, एक ही बात होती है। अब देखो बच्चों, होता क्या है ये पोषकों का चक्रण क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इसका मतलब अपन समझते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, सभी सजीवों को, कैसा भी सजीव हो, ध्यान रखना बच्चों, सभी सजीवों को वृद्धि, प्रजनन, उनकी कार्यकी, इन सभी के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। लगातार पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है किनको? सजीवों को। किस काम के लिए? वृद्धि, जनन, उपापचय, शरीर निर्माण, उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी, इन सब कामों के लिए बच्चों रेगुलर सजीवों को पोषक तत्वों के संभरण की आवश्यकता होती है। अब बच्चों सजीवों को वो पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? उनको मिलते हैं उनके पर्यावरण से, मिट्टी में से, पानी में से, हवा में से, सब ये किसके पास पहुंच जाएंगे पोषक पदार्थ? सजीवों के पास। और सजीवों में इन पोषक पदार्थों का स्थानांतरण होता रहेगा और अल्टीमेटली सजीवों की मृत्यु के पश्चात वो पोषक पदार्थ बच्चों वापस जहां से प्राप्त किए गए वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? पोषक चक्रण या जैव भू रासायनिक चक्र। तो अच्छी तरह से ध्यान देना बच्चों, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं कि ये पोषक चक्रण या जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है। तो ध्यान देंगे, बायो जियो केमिकल्स या बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, बायोजियोकेमिकल्स या बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, या आप तो सिंपली ऐसे समझ लो पोषक पदार्थ। सबका मतलब बच्चों एक ही है, बायोजियोकेमिकल, बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थों का पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के बीच चक्रण। पोषक पदार्थों का पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के बीच चक्रण ही पोषक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पोषक चक्र। तो अच्छी तरह से समझ जाओगे, चाहे संपूर्ण जैव मंडल की बात कर दो, चाहे पारितंत्र की बात कर दो। आगे बात समझ में? तो पारितंत्र के अपन ने दो प्रकार के घटक पढ़ रखे हैं, जैविक और अजैविक। तो पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक होते हैं, इनके बीच में बच्चों लगातार फ्लो होता रहता है, लगातार चक्रण चलता रहता है। किनका? पोषक पदार्थों का। उसी को बच्चों क्या कहेंगे? पोषक चक्रण या बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब जिन पदार्थों का चक्रण होता है उन पदार्थों को क्या कहेंगे बच्चों? बायोजियोकेमिकल्स या बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स। तो ध्यान दो, वे पोषक पदार्थ जो सजीवों के शरीर निर्माण, उपापचय आदि में
आवश्यक होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, वे पोषक पदार्थ जो बॉडी बिल्डिंग, सजीवों के शरीर के निर्माण में, उपापचय आदि में आवश्यक होते हैं, पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं तथा सजीवों की मृत्यु के पश्चात पुनः पृथ्वी में लौटा दिए जाते हैं। तो ऐसे पोषक पदार्थ जो सजीवों के शरीर के निर्माण, उनके उपापचय, वृद्धि, जनन, इन सब चीजों में आवश्यक हों, प्राप्त कहां से होते हैं? पृथ्वी से। और जीवों की मृत्यु के पश्चात उनको अपघटन की क्रिया के द्वारा ऐसे मान लो पुनः पृथ्वी में लौटा दिया जाता है। ये बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब जैसे अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट मान लो, प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, इन सब चीजों को बनाने के लिए सोच के देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब चीजों की जरूरत होती। तो ये सब बच्चों अपने को अपने पर्यावरण से, जल मंडल से, स्थल मंडल से, वायुमंडल से, उनसे ही तो प्राप्त होते हैं। सजीवों को मिलेंगे अजैविक घटकों से और उनकी मृत्यु के पश्चात वापस अजैविक घटकों में पहुंचा दिए जाएंगे। तो इनका लगातार जैविक और अजैविक घटकों के बीच में चक्रण होना, ये चीज तो क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल। और जिनका चक्रण होता है उनको क्या कहेंगे? बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स या बायोजियोकेमिकल। ये आपको पता चली गया होगा इनके चक्रण की लगातार आवश्यकता क्यों होती है। क्यों भाई? जो भी स्रोत है, जो भी भंडार है, वहां से काम में ले लिए जाते हैं, सजीवों के पास पहुंच जाते हैं, फिर वापस वहां पहुंचाने पड़ेंगे, तभी तो दूसरे सजीवों को मिलेंगे। तो इस प्रकार से रेगुलर बच्चों पोषक चक्र चलता रहता है। अब ये जो बायोजियोकेमिकल होते हैं, इनके बच्चों दो प्रकार के सोर्स होते हैं, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। उन दोनों की अपन अब बात करते हैं। देखो बच्चों, बायोजेनेटिक, बायोजियोकेमिकल्स या पोषकों के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं बच्चों? स्रोत होते हैं। ध्यान से समझना। एक तो है बच्चों रिजर्व पूल, नाम से ही पता चल रहा है जहां पर पोषक रिजर्व रहते हैं। एक तो है बच्चों रिजर्व पूल और एक है बच्चों साइक्लिंग पूल, जहां से सजीवों में पहुंचते हैं और सजीवों से वापस पहुंचाए जाते हैं। तो एक तो हो जाएगा बच्चों रिजर्व पूल और एक हो जाएगा बच्चों साइक्लिंग पूल। ठीक है, मतलब रिजर्व पूल कौन सा होगा? जहां से धीरे धीरे पोषक पदार्थ, जहां से धीरे धीरे पोषक पदार्थ साइक्लिंग पूल में स्थानांतरित
किए जाते हैं, जहां से धीरे धीरे पोषक पदार्थ साइक्लिंग पूल में स्थानांतरित किए जाते हैं, वो बच्चों क्या होगा, रिजर्व पूल। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, चट्टानों में फास्फोरस। तो बच्चों ये जो चट्टाने हैं फास्फोरस युक्त, ये फास्फोरस का क्या हो गया, रिजर्वियर पूल हो गया। अब ध्यान देंगे, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, अंतर्वाह और बहिर्वाह, कितना रिलीज हुआ, कितना वापस आया। इस अंतर्वाह और बहिर्वाह के अनुपात में कमी के कारण, या ऐसे मान लो भाई वापस लौट कर तो आया कम, सजीवों में मान लो गया तो था ज्यादा और लौट कर आया कम, तो वो जो कमी हुई है उन पोषकों की कमी की पूर्ति, उन पोषक तत्वों की जो कमी की पूर्ति है, वो कमी की पूर्ति बच्चों कौन करेगा, रिजर्वियर पूल करेगा। समझ में आ गई बात। अभी जैसे मान लो चट्टाने हैं, चट्टानों का क्षरण हुआ और चट्टानों का क्षरण होने से जो वाटर है उस वाटर में मान लो फास्फोरस रिलीज हो गया। अब वही फास्फोरस सजीवों के पास पहुंच गया, उन सजीवों की मृत्यु हुई, वो फास्फोरस पुनः मान लो लौट कर आया। अब रिलीज होने वाला तो था ज्यादा, वापस इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर में लौट कर आया कम, या जैविक घटकों के पास मान लो आया कम। तो अब उस कमी की पूर्ति कौन करेगा, रिजर्वियर पूल करेगा। अब उस रिजर्वियर पूल में से ये रिलीज हो, ये बच्चों कई बात पर डिपेंड करती, आवश्यकता, मॉइस्चर कैसा है, जल का घटक कैसा, इन सब पर डिपेंड करता है। साइक्लिंग पूल क्या होता है, वह भंडार जहां से पोषक पदार्थ खाली होते रहते हैं और पुनः भरते रहते हैं। वह भंडार जहां से पोषक पदार्थ खाली भी होते रहते हैं और रेगुलर वहां पर पोषक पदार्थ वापस भी भरते रहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, साइक्लिक पूल। अभी जैसे मान लो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, पेड़ पौधों ने मान लो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ली है वायुमंडल में से। अब पेड़ पौधे श्वसन कर रहे हैं, जंतु श्वसन कर रहे हैं, या जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है, उन सब से CO2 निकल रही है, वो वापस वायुमंडल में पहुंचाई जा रही। अब बताओ प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 काम में लेंगे तो वायुमंडल में उसकी क्या आएगी, कमी आएगी, और सजीवों के द्वारा उस CO2 को वापस छोड़ा जा रहा है। तो ये साइक्लिंग पूल हो गया। समझ में आई बच्चों, साइक्लिंग पूल ऐसे भंडार होते हैं जो खाली होते रहते हैं और सजीवों के द्वारा स्थानांतरण किए जाने से वापस भी भरते रहते हैं। तो ये बच्चों बायोजेनेटिक मटेरियल के या पोषक पदार्थों के दो प्रकार के क्या हो गए, सोर्स हो गए, स्रोत हो गए। अब बच्चों जो पोषकों का चक्रण होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, जो पोषक चक्रण होता है वो पोषकों का चक्रण भी बच्चों कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होते हैं गैसीय चक्र, गैसीय चक्र या गैसीय साइकिल, और दूसरे होते हैं बच्चों अवसादी चक्र या सेडिमेंटरी साइकिल। ठीक है, तो पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय और अवसादी। अब ये दोनों चक्र क्या होते हैं, किसके लिए रिजर्वियर पूल कौन सा होता है, दोनों में अंतर, दोनों के उदाहरण, ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी बच्चों अपन विस्तार से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।